नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। 35,000 प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस तथा अग्निवीर आर्मी जीके जीएस स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चंस आपके परीक्षा संबंधित नजर आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि रक्त का थपका जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। आंसर्स आपको बताना है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? थायमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अगर बात करें विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फाइलोक्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइलोक्विनोन। थोड़ा सा इसको सही कर दें, ठीक है। फाइलोक्विनोन, क्यूनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन हो जाएगा। अगर विटामिन डी की बात करें माय डियर फ्रेंड्स तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ठीक है, तो आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। अपनी कॉपी में इसको नोट करते रहिए क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है और अग्निवीर आर्मी के लिए तो स्पेशल ध्यान रखिए कि सारे क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन, विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल हो जाएगा। ये क्लियर हो चुका होगा। वहीं अगर विटामिन ए की बात करें तो होता है रेटिनॉल। क्या होता है मेरे दोस्त? रेटिनॉल होता है। बात करते हैं विटामिन ए से कौन सा रोग होता है तो आप कहेंगे रतौंधी होता है। ठीक है, अगर विटामिन बी से बात करें तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी से बात करें मेरे दोस्त तो स्कर्वी होता है और विटामिन डी से बात करें तो रिकेट्स होता है। ई से बात करें तो ई से क्या होता है? ठीक है, तो ई से हो जाता है, ठीक है, जो आपका और जनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, और के से रक्त का थक्का नहीं जमता तो हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें कि जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं मेरे दोस्त? तो जल में घुलनशील विटामिन केवल 2 होती हैं, बी और सी। बाकी सारे विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यूपी पुलिस में अगर आप 2018 का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये पेपर में आया है। ए ऑप्शन बांसुरी वादक, बी ऑप्शन शहनाई वादक, सी ऑप्शन सितार वादक और डी ऑप्शन तबला वादक। सबसे पहले अगर बात करें शहनाई वादक किसे कहा जाता है तो आप क्या बताएंगे कि शहनाई वादक किसे कहा जाता है दोस्त? ठीक है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, शहनाई वादक आपको बताना है। बांसुरी वादक किसे कहते हैं, सितार वादक किसे कहते हैं और तबला वादक किसे कहते हैं? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए दोस्त, तो आशा करता हूं आंसर्स आप कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? सितार वादक हो जाएंगे। अगर शहनाई वादक का नाम पूछे कि शहनाई वादक कौन थे तो सबसे ज्यादा जो आपके फेमस हैं वो हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान। क्या हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे। अगर बात करें बांसुरी वादक के लिए तो हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया पेपर में कई बार पूछा गया है बांसुरी वादन के लिए। तबला वादन के लिए अगर पूछा जाए तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे। क्या सबसे पहले बांसुरी वादक तो हरि प्रसाद चौरसिया हो गए। शहनाई वादक की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे। सितार वादक तो पंडित रविशंकर हो जाएंगे। अगर तबला वादक की बात करें तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इन सबका अगर बात करें सितार की खोज तो अमीर खुसरो ने। जन्म कहां पर हुआ था? एटा के अंदर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो ए ऑप्शन है लाखबहोसी, बी ऑप्शन है समन पक्षी विहार, सी ऑप्शन है बखीरा पक्षी विहार और जो डी ऑप्शन दिया गया वो ओखला पक्षी विहार दिया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? जबरदस्त क्वेश्चन से स्क्रीन पर आपको बताना है मेरे दोस्त कि कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा पक्षी विहार। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर बात करें लाखबहोसी कहां पर स्थित है दोस्त? तो कन्नौज के अंदर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर स्थित है। समनपुर की बात करें, ये जो समन पक्षी विहार है तो ये मैनपुरी के अंदर स्थित है।
अगर बखीरा की बात करें दोस्तों तो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा, संत कबीर नगर में हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, संत कबीर नगर के अंदर स्थित है। अगर ओखला पक्षी विहार की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर हो जाएगा। आशा करता हूं इतना क्लियर हो गया। तो सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है, अगर वन्यजीव विहार पूछा जाए तो हस्तिनापुर होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है वो लाख बहोसी हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन से आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन 1935, बी ऑप्शन 1949, सी ऑप्शन 1945 और डी ऑप्शन 1950। सबसे पहले अगर बात करें 1950 में एक घटना आप पढ़ते हैं मेरे दोस्त, बंगाल विभाजन। क्या पढ़ते हैं, बंगाल विभाजन पढ़ते हैं। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था मेरे दोस्त, लॉर्ड कर्जन था। 1945 में क्या हुआ है आपको बताना है कि 1945 में क्या हुआ है। तो आप कहेंगे 1945 में किसकी स्थापना हुई थी, आप कहेंगे यूएनओ की यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यानी 1935 ईस्वी में। अगर बात करें आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। बात करें राष्ट्रीयकरण कब हुआ था पहली बार, तो ये हुआ था 1949 ईस्वी में। कितने बैंकों का मेरे दोस्त, 14 बैंकों का हुआ था। अगर बात करें मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर स्थित है। बात करते हैं प्रथम गवर्नर इसके कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। कौन थे, सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में आरबीआई के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जबरदस्त क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। जबरदस्त क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आंसर्स आपको बताना है मेरे दोस्त। चलिए बिल्कुल, तो ए ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, सी ऑप्शन 86वें और डी ऑप्शन 73वें। सबसे पहले अगर मेरे दोस्त बात करें तो 42वां संविधान संशोधन कब आया था, 1976 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1976 ईस्वी में। इसमें 3 चीजें यानी पहली बार प्रस्तावना में चेंजेस किया गया, परिवर्तन किया गया। यानी क्या क्या जोड़ा गया, तो प्रस्तावना में जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। क्या जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। इसके बाद आपका जोड़ा गया समाजवादी और अखंडता, यानी 3 शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगर बात करें 44वां संविधान संशोधन, यानी आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ दोस्त, जो कि 1978 में हुआ था, ठीक है। इसमें संपत्ति को अधिकार को, यानी जो संपत्ति का अधिकार पहले आपका मौलिक अधिकार होता था, उसको हटाकर क्या कर दिया गया मेरे दोस्त, तो ये आपका कर दिया गया कानूनी अधिकार। क्या कर दिया गया, कानूनी। 86वें संविधान संशोधन की बात करें मेरे दोस्त, तो ये क्या था, शिक्षा को आपका मौलिक अधिकार बना दिया गया। 86वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगर बात करें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया मेरे दोस्त, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, पंचायत का पहली बार गठन किया गया। बात करते हैं और कुछ 61वां संविधान संशोधन आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है। वोट डालने की जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, उसकी कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब आया था, तो आप कहेंगे 1989 ईस्वी में आया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन से स्क्रीन पर कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण, ए ऑप्शन गोदावरी, बी ऑप्शन कृष्णा, सी ऑप्शन गंगा और डी ऑप्शन यमुना। तो क्या हो जाएगा, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें गोदावरी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कहाँ से, महाराष्ट्र के नासिक से इसका उद्गम होता है। कहाँ पर गिरती, अरेबियन सी में या बंगाल की खाड़ी में, आपको बताना है। इसको वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्त। अगर बात करें दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, जब पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा, तो आप कहेंगे कावेरी को कहते हैं। किसको कहते हैं मेरे दोस्त, कावेरी को कहते हैं। चलिए
गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्त कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तराखंड से होता है। दोस्त अगर बात करें गंगा प्लस, ठीक है, गंगा की टोटल लंबाई तो 2525 किलोमीटर हो जाएगी। यमुना का उद्गम भी यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन से स्क्रीन पर है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन 10 दिसंबर, 1 दिसंबर, 22 अप्रैल या 8 मार्च। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता, 8 अप्रैल को महिला दिवस मनाया जाता है। अभी महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता, तो बचा आपका 10 दिसंबर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्त। चले स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन से, लोधी वंश का अंतिम शासक बताना है। लोधी वंश, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में पहला वंश गुलाम, फिर आपका खिलजी, फिर आपका लोधी, ठीक है, लोधी, फिर आपका तुगलक। सुनिए, चलिए ठीक है, सबसे पहले गुलाम, खिलजी, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? तुगलक, फिर आपका होगा सैयद, फिर आपका होगा लोधी। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए चलिए दोस्त, बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें गुलाम वंश की, अगर बात करें तो इससे पहले मैं बता दूंगा, बता चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में, कब से कब तक माना जाता, 1206 से लेके 1290 तक। बिल्कुल। खिलजी कब से हो जाएगा? तो 1290 से लेके 1320 तक, ये भी बता चुका हूं। अगर बात करें तुगलक वंश का, तो 1320 से लेके 1414 तक, 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश, और 1451 से लेके 1526 तक क्या माना जाता है? आपका माना जाता है मेरे दोस्त, ठीक है, लोधी वंश। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो आप कहेंगे इब्राहिम लोधी, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आज संस्थापक बताने वाला हूं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, लेकिन नॉर्मल वाला था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, के लिख दिया। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, वास्तविक माना जाता अलाउद्दीन खिलजी को। अगर बात करें तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जबरदस्त क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन से स्क्रीन पर बताना है कि ऋग्वेद में, ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? मंडल का नाम बताना है दोस्तों। सबसे बात करते हैं दोस्त कि अगर बात करें, ठीक है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा, यानी वैदिक काल में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो सबसे ज्यादा बार किस नदी का मिला उल्लेख? आप कहेंगे सिंधु नदी का मिला है। किस नदी का? सिंधु नदी का मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे पवित्र नदी, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो आप कहेंगे सरस्वती थी। कौन थी दोस्त? सरस्वती मानी जाती है। ठीक है। अगर बात करें दोस्त कि आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन थी? तो सिंधु नदी थी। अच्छा, अगर बात करें जो आपकी सरस्वती नदी थी उसको क्या कहते हैं? माते तमा। माते तमा कहा जाता है, नदी तमा कहा जाता है। ये सारे नाम कब मिलते हैं? वैदिक काल के अंतर्गत मिलते हैं। अगर बात करें दोस्त चेनाव का वैदिक काल में नाम क्या था? तो कहेंगे अस्कनी था। अगर बात करें व्यास का नाम क्या था? तो विपाशा था। राबी का नाम क्या था मेरे दोस्त? तो परुषणी के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से? परुषणी। बात करते हैं ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख, तो तीसरा मंडल हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया। अगर 10वें मंडल की बात करें तो चतुर्थ वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया गया। तो ये 10वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। चलिए ऋग्वेद में क्या होता है, यानी ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं, अस्थिमज्जा को कहते हैं, इनमें से किसी ना, या यकृत को कहते हैं। सबसे पहले अगर आरबीसी की बात करें मेरे दोस्त, तो आरबीसी की डिस्कवरी किसने किया था? तो आप कहेंगे एंटोनी
एंथोनी वॉन लीवनहॉक ने किया था। अगर बात करें आरबीसी का जीवन काल कितना होता है तो 120 दिन का होता है। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। अगर बात करें कि कब्र किसे कहते हैं तो प्लीहा को कहते हैं, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगर बात करें रक्त संचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने की। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? तो जूनागढ़ को, हैदराबाद को, जम्मू कश्मीर को या गोवा को? तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय कब चलाया गया ये आपको बताना है। आज का होमवर्क कितना रहेगा? ऑपरेशन सारे बताना है आपको। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया? ठीक है, बात करते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति कब चलाया गया? ठीक है, ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा कब चलाया गया? ये सारे क्वेश्चंस आपको बताने हैं मेरे दोस्त। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, ये आपको बताना है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली, ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली पहली महिला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है कौन? तो ये आपकी कल्पना चावला है। ठीक है, कहाँ? अंतरिक्ष में जाने वाली। कहाँ दोस्त? अंतरिक्ष में जाने वाली। अगर बात करें इंग्लिश चैनल पार करने वाली, इंग्लिश चैनल पार करने वाली जो थी वो कौन थी? आरती साहा थी। तो क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार आशा पूर्णा देवी हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन से मेरे दोस्त, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता? बैरोमीटर, अल्टीमीटर, लेक्टोमीटर या फेदोमीटर? देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चंस आपने पढ़ा नहीं, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि चाहे जितना पढ़े ना पेपर में इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि आप पढ़ बहुत लेते हैं और टेस्ट नहीं देते। मूक टेस्ट आपको डेली कम से कम ये बनाना कि हमें 500 क्वेश्चंस का देना ही देना है। चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्त? ठीक है, तो ये हो जाएगा बैरोमीटर इज द करेक्ट आंसर। अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। लेक्टोमीटर का प्रयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता। फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता। क्या दोस्त? समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर। तो हो जाएगा बैरोमीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य होता है वो होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा नृत्य होता है। कर्नाटक का तो यक्षगान आपको पता ही, बहुत फेमस नृत्य है। असम की बहू यानी बिहू हो जाएगा, कली गोपाल हो जाएगा। ठीक है, कली गोपाल हो जाएगा। ये सारे नृत्य कहाँ के? असम के। तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शंस हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। कौन है प्रेजेंट टाइम के? जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? ये आपको बताना है मेरे दोस्त कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। करंट अफेयर से क्वेश्चन से पूछा कि नीति आयोग के आपको सीईओ बताना है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे भैया? BR सुब्रमण्यम हो जाएंगे, BR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। रोजर बेन्नी की बात करें तो BCCI ठीक है कि इस समय क्या है? अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? रोजर बिन्नी है। अनिल चौहान की बात करें तो भारत के इस समय जो प्रेजेंट टाइम के CDS हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो अनिल चौहान जी हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी आपको हमने बताया था ऐसे पहली वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो नीति आयोग के बारे में सारी क्वेश्चंस की जानकारी हमने दी है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में, ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्त बात करें 25वां स्थान किसमें है, 63वां किसमें और 150 नंबर पर किसमें, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जबरदस्त तरीके से। पहले ही मैं बता दूं, अगर बात करें आपसे, ठीक है, 150 नंबर पर तो भैया ये आपका विश्व प्रेस सूचकांक यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस, ठीक है, फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है, बात करें विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का
150 नंबर पर है। अगर बात करें मेरे दोस्त 43 नंबर पर किसमें है भारत, तो बता दें अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। किसमें? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। अगर बात करें भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर है, तो 25वें नंबर पे है, यानी 25वें मतलब 85 नंबर पे है। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107 नंबर पर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, थोड़ा हम इसको फास्ट करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान यानी किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 52 इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया दोस्त, तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया अनुच्छेद 61 में। अगर बात करें अनुच्छेद 72 में, तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया जा सकता, ये बताया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्त। माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ, तो बेतवा नदी इज द करेक्ट आंसर। भागड़ा नागल बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर। राणा सागा बांध जो है वो चंबल नदी पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर इज द करेक्ट आंसर। सेरीकल्चर किसे कहते हैं, रेशम कीट पालन को, ठीक है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। अगर बात करें माइकोलॉजी, तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी, तो यूक्रेन की राजधानी क्या हो जाएगी, कीव हो जाएगी, मास्को हो जाएगी, काम्पाला हो जाएगी या दमिश्क हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कीव इज द करेक्ट आंसर। मास्को रूस की राजधानी होती है, कंपाला युगांडा की राजधानी होती है। अगर बात करें मेरे दोस्त, दमिश्क सीरिया की राजधानी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, कानपुर, गाजियाबाद या लखनऊ। जबरदस्त क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, लखीमपुर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत, चलिए अगला प्रश्न है। भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। तो भैया जब आपकी पहली बार ट्रेन चली थी, कब चली थी, तो भैया 1853 ईस्वी में चली थी, उस समय आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। करजन कब था, 1905 ईस्वी में, जब आपका क्या हुआ था, तो आपके यहाँ पर जब, ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था। बात करते हैं कि इस समय यानी स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें जलियांवाला बाग कांड के समय, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। समय नहीं है दोस्तों, इसलिए थोड़ा एनालिसिस को फास्ट करा रहे हैं। तो कौन सी एनालिसिस किस में दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो भैया 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्त। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, अबुल कलाम आजाद को, सर सैयद अहमद खान को या अशफाकुल्ला खान को। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, खान अब्दुल गफ्फार खान इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का न्यायालय कहां पर स्थित है, तो इलाहाबाद इज द करेक्ट आंसर। इसकी जो खंडपीठ है वो कहां पर है, लखनऊ के अंदर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, और अगले वीडियो में और जबरदस्त तरीके से एनालिसिस कराया जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन आज ऋग्वेद से है दोस्त। जबरदस्त क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में नदी तमा किसे कहा जाता है, ऋग्वेद में नदी तमा किसे कहा गया है, माते तमा किसे कहा गया। आज का ही क्वेश्चन से जो पढ़ाया गया है, बिल्कुल माते तमा और नदी तमा किसे कहा गया है। सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ये भी आपको बताना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।